A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors and others. Dear friends, as in the previous lecture, we were learning how an imperative sentence is changed into indirect narration. So previous वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि कैसे एक इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है तो उसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। सो इसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा उन इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना जिनसे आर्डर या कमांड का भाव व्यक्त हो रहा था और जिनसे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा था। तो इस तरह से हमने दो टाइप के इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हम लोगों ने सीखा इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में आर्डर या कमांड का भाव देने वाले इम्परेटिव सेंटेंस और रिक्वेस्ट का भाव देने वाले इम्परेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा पिछले वीडियो लेक्चर से कि कैसे उनको जो है चेंज किया जाता है। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू इन इम्परेटिव सेंटेंसेस कंजंक्शन टू इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा। मैं आपको फिर से थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है और विशेष ध्यान हमें देने की ज़रूरत होती है रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है वह टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ईटीसी इत्यादि में से किसी, रिक्वेस्टेड इत्यादि में से किसी में भी बदल सकती है। यह डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रयुक्त इम्परेटिव सेंटेंस के सेंस पर, के भाव पर। यह निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो प्रयुक्त हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है उसका भाव क्या है, स्पीकर और लिसनर की पोजीशन क्या है, स्पीकर और लिसनर के बीच में जो बात हो रही है उसको आप समझ करके यह अर्थ निकालते हैं, भाव समझते हैं कि इनके बीच में किस तरह से बातें हो रही हैं। वो जो सेंटेंस यूज़ कर रहा है स्पीकर वो डायरेक्ट ऑर्डर के लिए कर रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाती है। सिंपली किसी बात को, काम को कराने के लिए वो लिसनर से कह रहा है तो आस्क्ड हो जाता है, टोल्ड भी हो जाता है। और यदि वो रिक्वेस्ट के साथ किसी काम को कराने के लिए कह रहा है, अपने आदेश को मनवाने के लिए कह रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाती है। और यदि स्पीकर लिसनर को कुछ सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है तो एडवाइज में भी चेंज हो जाती है रिपोर्टिंग वर्ब सेड आपकी। तो इस तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है, बहुत ध्यान से उसके मीनिंग को समझना आवश्यक होता है, जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी। ओके फ्रेंड्स, सो आइए आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को करते हैं। वी सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल्स। हम कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं एंड यू सी हाउ दीज एग्जाम्पल्स आर सॉल्व्ड एंड हाउ वी डिसाइड दैट वेदर आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे, देखें कि कैसे हमारी वर्ब कहाँ पर, किस में चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज के बाद कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है और उसके बाद रेस्ट चेंजेस जो होते हैं, कहीं पर प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, कहीं पर थोड़ा टेंस भी चेंज हो जाएगा, वो एज इट इज़ जनरल रूल्स के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ओके, सो कम ऑन द एग्जाम्पल आई हैव रिटन ऑन द वाइट बोर्ड 4 examples. So with the help of these examples I would like to make clear how imperative sentences are changed into indirect narration. So इन 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे
स्पष्ट समझाना चाहेंगे कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो फोकस ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन, आई सेड टू राम, डू हैव अ कप ऑफ टी। सी द एग्जाम्पल सीरियसली, एग्जाम्पल को सीरियसली देखिए। आई सेड टू राम, एंड नाउ फोकस ऑन द रिपोर्टेड स्पीच, डू हैव ए कप ऑफ टी। अगर इस डू के स्थान पर प्लीज़ का प्रयोग हुआ होता प्लीज़ हैव ए कप ऑफ टी, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होता। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना चाहिए कि कभी कभी डू का प्रयोग वर्ब से पहले रिक्वेस्ट के भाव में भी किया जाता है या जोर देने के लिए किया जाता है। कृपया के सेंस में किया जाता है, प्लीज़ के सेंस में या काइंडली के सेंस में किया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस पर आप ध्यान देंगे कि अगर इस तरह से डू का प्रयोग किया गया है प्लीज़ या काइंडली के सेंस में, जो वर्ब से ठीक पहले प्रयोग होता है, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। अब ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा कुछ डिफरेंट रूल्स को थोड़ा सा वेरी करते हुए रूल्स को मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस चूज़ करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर इन पर आपका ध्यान नहीं गया रहेगा, नहीं फोकस हुआ रहेगा, तो आप शायद राइट ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th स्टैंडर्ड के हैं, उनको तो ऑप्शन में नहीं आता, लेकिन उन्हें चेंज करना होता है। तो उन्हें भी यह पहचान आनी चाहिए कि ऐसी स्थिति होने पर जो है हम रिपोर्टिंग वेबसाइट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सो नाउ स्टार्ट चेंजिंग। सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, कंजंक्शन टू का प्रयोग। आप ध्यान ये देना है कि डू का प्रयोग जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए किया गया है, प्लीज़ विनम्रता का भाव शो करने के लिए किया गया है, प्लीज़ या काइंडली के सेंस में किया गया है। तो जैसे प्लीज़ या काइंडली को हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, वैसे ही डू को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब क्या हो जाएगा? डू को हटा करके आप सेंटेंस लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड राम टू हैव अ कप ऑफ टी। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। आई रिक्वेस्टेड राम टू हैव अ कप ऑफ टी। ओके फ्रेंड्स, now see the second example. He said to Ram, do write to me soon. Again the same type of example, वर्ब से पहले डू का प्रयोग किया गया है, do write to me soon। यहाँ पर फिर से प्लीज या काइंडली के सेंस में डू का प्रयोग किया गया है, एम्फेसिस देने के लिए डू का प्रयोग किया गया है, वर्ब में जोर देने के लिए डू का प्रयोग किया गया है। तो फिर से आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी रिक्वेस्टेड में, जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल में आपने किया है। तो सेड टू के स्थान पर अगेन यू विल राइट रिक्वेस्टेड, कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू, डू अगेन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद राइट लिखेंगे, टू राइट, टू
अगेन अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। तो हमने बताया था जनरल रूल्स के अनुसार अदर चेंजेस होते रहेंगे। कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड के स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते चलेंगे। कहीं पर रिक्वेस्टेड, कहीं पर आस्क्ड, कहीं पर टोल्ड, कहीं पर ऑर्डर, कहीं पर कमांडेड, कहीं पर एडवाइज्ड, इन सब में बदलते चलेंगे। और रेस्ट चेंजेस जो हैं, प्रोनाउन में चेंज, अदर चेंजेस, टेंस चेंज अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो जो है जनरल रूल्स के अनुसार चेंज होते रहेंगे। सो यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है यहाँ पर ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का हिम, प्रोनाउन है ना, तो ही का हिम। राइट टू हिम सून, इस तरह से आपका इंडायरेक्ट चेंज हुआ। ही रिक्वेस्टेड मी टू राइट टू हिम सून, ही रिक्वेस्टेड मी टू राइट टू हिम सून। ओके dear friends, I hope now it is clear. Now on the third example, Mohan said to me, mother said to me, take umbrella with you when you go out. Mother said to me, reporting verb, reported speech, take umbrella with you when you go out. Now focus on the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस करिए, सेंस को समझिए। स्पीकर लिसनर से क्या कह रहा है, वो आदेश दे रही है या रिक्वेस्ट कर रही है या सलाह दे रही है, तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, टेक अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट। मदर ने मुझसे कहा टेक अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट। तो इससे क्या सेंस निकल रहा है, मदर क्या कर रही है, सलाह दे रही है, एडवाइस दे रही है। आर्डर यहाँ पर नहीं दे रही है, क्या दे रही है, एडवाइस। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसलिए जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आर्डर है या कमांडेड है या एडवाइज्ड है, क्या होना चाहिए सूटेबल, ये आप डिसाइड कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस में बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं जिनमें से हमको राइट ऑप्शन चूज़ करना होता है। सारे स्टेप्स को देखते हुए सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को ही नहीं देखना होता है, कंजंक्शन को भी देखना होता है, अदर चेंजेस को भी देखना होता है। सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम राइट ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। सो इसलिए आप बहुत माइन्यूटली अध्ययन करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं या सॉल्व एग्जाम्पल को आप पढ़ते हैं तो वेरी माइन्यूटली आप ऑब्ज़र्व करिए कि किस तरह से उसमें चेंजेस हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो एडवाइज्ड, आप यहाँ पर सेड टू के स्थान पर आप क्या कर देंगे, एडवाइज्ड। मदर एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन टू का प्रयोग। इसके बाद टेक एन अम्ब्रेला, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। टू टेक, सॉरी, अम्ब्रेला विद, नाउ प्रोनाउन, प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन चेंज होगा। यू किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी, ऑब्जेक्टिव केस में है, और यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, यू एंड मी, तो यू के स्थान पर मी हो जाएगा।
advised me to take an umbrella with me when अगेन यू, फिर से यू आया। अब when के बाद इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, when you go out, when कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त है, when को भी छोड़ दीजिए। अब आप when लिख दीजिए, when you go out, when को छोड़ दीजिए, you go out, you go out, आप बाहर जाते हो, प्रेजेंट इमिटेंस, प्रोनाउन यू चेंज होगा, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा यू। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये सब्जेक्टिव केस में चेंज होकर के जाएगा, तो आई, व्हेन आई। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर यू चेंज होकर के मी में आया, लेकिन यहाँ पर यू मी के अनुसार चेंज होकर के आई में जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ये टेंस चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि व्हेन कंजंक्शन लग करके एक अलग सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। आई गो आउट, प्रेजेंट इमिटेंस किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो टेंस बदल करके चेंज होगा, जैसा कि हमने टेंस चेंज के रूल्स में पहले बताया है, जनरल रूल्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गो आउट की जगह वेंट आउट। Okay friends, so mother advised me to take umbrella with me when I went out. Okay friends, so इस तरह से ये आपका चेंज हो गया। Now come to the fourth example. Example fourth. The captain said, "Soldiers, march on till it is dark." The captain said रिपोर्टिंग वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। इन्वर्टेड कामा में ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में सोल्जर्स लिखा है, ये सोल्जर्स के बाद कामा लगा हुआ है, और फिर लिखा है मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क। अब ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैप्टन सोल्जर्स से बोल रहा है, कैप्टन सेड टू सोल्जर्स, लेकिन यहाँ पर जो है एक अलग स्टाइल में लिखा गया। ऑब्जेक्ट को जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया है और उसके बाद कामा का प्रयोग किया गया है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम ये मान लेते हैं कि ये आपका जो है सोल्जर्स रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिखते हैं चेंज करते हुए। और मेन आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच है वो है मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क। मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स। इस तरह से आप समझ लीजिए, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क। यहाँ पर कैप्टन सोल्जर से कह रहा है, क्या कह रहा है? मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क, आगे बढ़ते चलो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से अब आप देखेंगे कैप्टन क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है, लेकिन कैप्टन के लिए ऑर्डर से ज़्यादा सूटेबल कमांडर हो जाएगा। इस तरह से जब भी स्पीकर आपका मिलिट्री मैन, मिलिट्री ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो, तो ऑर्डर्ड के स्थान पर कमांडेड यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल होता है। जहाँ पर हम ऑर्डर्ड से में चेंज कर सकते हैं वहाँ पर स्पीकर को ध्यान में रखते हुए, स्पीकर अगर हमारा आर्मी मैन है, कर्नल है, कैप्टन है या पुलिस अधिकारी है, विशेष रूप से आर्मी के लिए है, तो हम जो है
ऑर्डर्ड के बजाय कमांडेड कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन में ये हमें ध्यान देना होगा जब हम चूज़ कर रहे होंगे कि किस ऑप्शन में कमांडेड दिया है। अगर हमारा स्पीकर कैप्टन है, आर्मी मैन है, तो अगर कमांडेड दिया है तो उस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, उसमें और ऑप्शंस और जो स्टेप्स हैं अगर वो सही चेंज हुए हैं तो वो ऑप्शन आपका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि सपोज दैट कमांडेड तो है, वो तो सही चेंज हुआ है, लेकिन अदर जो चेंजेस हैं वो सही नहीं चेंज हुए हैं, तो आप सिर्फ कमांडेड को देख करके राइट ऑप्शन नहीं चूज़ कर लेंगे। फिर आपको ध्यान देना होगा अदर ऑप्शंस पर जिसमें ऑर्डर्ड का यूज हुआ है। अगर अदर स्टेप्स उसमें सही हैं तो ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस आपका सही मान लिया जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से कंपटीशन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम किसी एक रूल्स के आधार पर सेंटेंस को सही नहीं मान सकते जब तक कि हमारे सारे स्टेप्स उसमें सही नहीं आते हैं। तो सारे स्टेप्स आपको चेक करने होते हैं। तो आइए हम चेंज करते हैं। द कैप्टन कमांडेड soldiers conjunction to march on। अगेन मार्च ऑन डायरेक्ट एक तरह से इम्परेटिव सेंटेंस, फिर टिल से जुड़ा हुआ एक सिंपल सेंटेंस है। सो मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क। अब टिल के बाद सेंटेंस आपका इट इज़ डार्क। इट इज़ डार्क, फोकस करिए, इट इज़ डार्क। इट इज़ डार्क में क्या कुछ चेंज होने की बात है, यहाँ पर इज़ चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था इज़ एम आर की जगह वाज या वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इट वाज डार्क। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। रेस्ट चेंजेस तो आप आसानी से कर लेते हैं क्योंकि आप असर्टिव सेंटेंस में भी सारे चेंजेस किए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी और सभी स्टेप्स को फॉलो किया। जो डिफरेंस आता है इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन में वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, इसमें बहुत सारी रिपोर्टिंग वर्ब आपका कई में चेंज हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। तो यहाँ पर आपको बहुत माइन्यूटली रिपोर्टेड स्पीच के भाव को समझना होता है, सेंस को समझना होता है सेंटेंस के, और उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम होती है इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन में, क्योंकि वर्ब का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार डिपेंड करता है। इसमें कई ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपकी वर्ब चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है पूरे सेंटेंस के भाव के ऊपर कि कब वो टोल्ड में बदल जाएगी, कब वो आस्क्ड में बदल जाएगी, कब वो ऑर्डर्ड में बदल जाएगी, कब कमांडेड में बदल जाएगी, कब रिक्वेस्टेड में बदल जाएगी, कब एडवाइज्ड में बदल जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। So now I rub it and write some more examples to make you understand. Now I write example number 5. She said to the postman, either go or wait. She said to the postman, either
go or wait. So example number 5, she said to the postman, either go or wait. रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस कीजिए। सी सेड टू द पोस्टमैन, सी ने पोस्टमैन से कहा, ईदर गो आर वेट, या तो जाओ या वेट करो। तो यहाँ पर अब देखिए आपका सुटेबल जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू किस में बदलनी चाहिए। सी सेड टू द पोस्टमैन ईदर गो आर वेट। यहाँ पर कोई डायरेक्टली सी ने आर्डर नहीं दिया पोस्टमैन को, ऑप्शन दिया कि या तो जाओ या वेट करो। तो आर्डर तो नहीं हो रहा, कमांडेड भी नहीं हो रहा है, और सिंपली वो कह रही है ईदर गो आर वेट। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को यहाँ पर आस्क में बदल देंगे। मोस्ट सुटेबल हमारा क्या आएगा, आस्क्ड, या टोल्ड भी कर सकते हैं, टोल्ड या आस्क्ड। सबसे सुटेबल आस्क्ड है। टोल्ड भी हो सकता है, यदि ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है तो टोल्ड भी हो सकता है, लेकिन आर्डर, कमांडेड, एडवाइज्ड ये यहाँ पर सुटेबल नहीं होंगे। सेंटेंस बहुत रिपोर्टेड स्पीच का छोटा है, अदर चेंजेस यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर इस सेंटेंस को आपको राइट ऑप्शन में चूज़ करना है तो वहाँ पर सिर्फ आपको फोकस करना है रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज पर। दूसरी चीज़ ये है कि इस यहाँ से हम चेंज करते हैं, सी आस्क्ड ऑब्लिक टोल्ड द पोस्टमैन। अब कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन का प्रयोग हमने बताया कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किया जाता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग नॉर्मली कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर होता है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस की बिगनिंग जो है वर्ब से ना होकर किसी और वर्ड से हो जाती है। जैसे यहाँ पर ईदर गो आर वेट, गो आर वेट, ईदर का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ यही होता गो आर वेट, तो आप कंजंक्शन कहाँ लगता, टू। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कामा और इन्वर्टेड कामा के बाद लगा रहे हैं, उसके बाद जो है स्थान पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर टू आप लगा देंगे तो ईदर आएगा। तो आप थोड़ा सा एक्सेप्शन में ले लीजिए, ईदर के बाद आप टू कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ईदर गो, ईदर टू गो आर वेट। तो अब किसी ऑप्शन में ईदर से पहले अगर मान लो टू का प्रयोग कर दिया गया है, तो अगर सिर्फ ब्लाइंडली आप रूल्स को फॉलो करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि टू का प्रयोग जब कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हो रहा है तो उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्सेप्शन की श्रेणी में है। यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन का प्रयोग न हो करके ईदर के बाद वर्ब गो से पहले हो रहा है। तो इसको आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। कभी कभी एक्सेप्शन में ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी में वो आपके ऑप्शंस आप गलत चूज़ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वन मोर एग्जांपल सी, द मैनेजर
ordered the clerk. Example number 6. The manager ordered. The manager ordered the clerk run to the next office. The manager ordered the clerk run to the next office and bring some stationery. Run to the next office. Run to the next office and bring some stationery. Now say the example. The manager ordered the clerk run to the next office and bring some stationery. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पर फोकस करिए। रिपोर्टिंग वर्ब में ordered का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है। रन टू द नेक्स्ट ऑफिस आदेश दिया जा रहा है एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी क्लर्क को आदेश दिया जा रहा है रन टू द नेक्स्ट ऑफिस एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ऑलरेडी ऑर्डर्ड में है। ऐसी स्थिति आने पर आप ऑर्डर्ड को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रिपोर्टिंग वर्ब आपका लिखा जाएगा। सो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इनडायरेक्ट नरेशन में भी चेंज करते समय द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंजंक्शन यहाँ आप प्रयोग करेंगे टू, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू। रन टू द नेक्स्ट ऑफिस कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। रन टू द नेक्स्ट ऑफिस सेम एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी। तो यहाँ पर कोई चेंज होने वाला नहीं है। सीधा का सीधा कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ कंजंक्शन टू का प्रयोग करके आपको पूरा का पूरा सेंटेंस आपने लिख दिया तो आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाता है। द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू रन टू द नेक्स्ट ऑफिस एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी। इस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज होकर के सेंटेंस आपका क्या बन गया? द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू रन टू द नेक्स्ट ऑफिस एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कितना सिंपल था, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ, सिर्फ कंजंक्शन टू का प्रयोग किया गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है एग्जामिनेशन के दौरान कि आपका सेंटेंस किस तरह से है, उसमें क्या क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उन स्टेप्स को आपको चेक करना होगा कि वो चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। वन मोर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू सुहानी, द टीचर said to Suhani. The teacher said to Suhani, will you stop talking now? Will you stop talking now? Now see this sentence. The teacher said to Suhani, इन्वर्टेड कामा में will you stop talking now, आप देख रहे होंगे will you stop talking now।
ये सेंटेंस नेचर में, देखने में, फॉर्म में इंट्रोगेटिव है, विल यू स्टॉप टॉकिंग नाउ, लेकिन इसका हिडन जो सेंस है वो इम्परेटिव है, आदेशात्मक है। टीचर ने सुहानी से कहा, द टीचर सेड टू सुहानी, विल यू स्टॉप टॉकिंग नाउ, बात करना बंद करोगी। टीचर ने सुहानी से क्या कहा, बात करना बंद करोगी। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में है सेंटेंस, लेकिन है क्या, इम्परेटिव। सेंस क्या है, इम्परेटिव, आदेशात्मक, ऑर्डर्ड का सेंस है। तो देखिए, इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने पर आपसे मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप फट से देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस विल से शुरू है और यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ऑप्शंस ढूंढने लगेंगे। उसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपका मिल जाएगा और आप उसे टिक कर देंगे, जबकि वो ऑप्शन गलत होगा। तो इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव को समझना, स्पीकर क्या कह रहा है, क्या स्पीच दे रहा है, किससे कह रहा है, ये सब को मिला करके पूरे के पूरे सेंटेंस का भाव समझने के बाद ही आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में बदलनी चाहिए और उसके लिए क्या सूटेबल कंजंक्शन प्रयोग किया जाना चाहिए कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। जैसे एक्सेप्शन की श्रेणी में यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है फॉर्म में, लेकिन इम्परेटिव है, आदेशात्मक सेंटेंस है। टीचर सुहानी को आदेश दे रही है, ऑर्डर कर रही है, विल यू स्टॉप टॉकिंग नाउ, यानी बात करना बंद करोगी, बंद करो, कहने का मतलब बात करना बंद करो। है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में, लेकिन वो टीचर कह क्या रही है, स्टॉप टॉकिंग नाउ। ओके फ्रेंड्स, स्टॉप टॉकिंग नाउ, उसका कहने का सेंस क्या है टीचर का, स्टॉप टॉकिंग नाउ। द टीचर सेड टू सुहानी, स्टॉप टॉकिंग नाउ। विल यू सिर्फ इंट्रोगेटिव फॉर्म देने के लिए बना, एम्फेसिस देने के लिए बना, जोर देने के लिए बना, बाकी आपका सेंटेंस क्या है, वो इम्परेटिव है, ऑर्डर का सेंस दे रहा है। तो इस तरह से विल यू को पूरी तरह से यहाँ से आप हटा देंगे, आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट रेशन में सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, तो क्या बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड सुहानी। ओके फ्रेंड्स, द टीचर ऑर्डर्ड सुहानी। विल यू हट गया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग, टू स्टॉप टॉकिंग नाउ। द टीचर ऑर्डर्ड सुहानी टू स्टॉप टॉकिंग नाउ, टू स्टॉप टॉकिंग नाउ को आप चेंज कर लेंगे, देन द टीचर ऑर्डर्ड सुहानी टू स्टॉप टॉकिंग देन। ओके फ्रेंड्स, द टीचर ऑर्डर्ड सुहानी टू स्टॉप टॉकिंग देन। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में होते हैं, जबकि वो इम्परेटिव का सेंस देते हैं, ऑर्डर का सेंस देते हैं। तो हम इनको ध्यान में रखते हुए इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। सो सी वन मोर एग्जाम्पल, देन आई फिनिश माई टुडेज लेक्चर। I said to her, would you, I said to her, would you please help me? Would you please
I said to her, would you please help me? Focus on the reported speech. Would you please help me? सेंटेंस इम्परेटिव में है। मेन जो स्पीकर का आशय है रिपोर्टर से कहने का, लिसनर से कहने का, प्लीज़ हेल्प मी। स्पीकर क्या कहना चाह रहा है? प्लीज़ हेल्प मी। और अधिक विनम्रता शो करने के लिए वुड यू प्लीज़ का प्रयोग किया गया। ओके फ्रेंड्स, क्या प्रयोग किया गया? वुड यू प्लीज़। यहाँ पर वुड के स्थान पर कुड भी हो सकता था। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी, आदर के साथ, विनम्रता के साथ सहायता मांगना। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी और अधिक विनम्रता को शो करता है। तो और अधिक विनम्रता को शो करने के लिए वुड या कुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़। मेन सेंटेंस आपका क्या है? हेल्प मी। इम्परेटिव सेंटेंस, हेल्प मी, विनम्रता के साथ। तो यहाँ पर आप फिर से रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में चेंज होगी? क्योंकि रिक्वेस्ट का सेंस है, बहुत अधिक रिक्वेस्ट का सेंस है, तो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में बदल जाएगी। सिर्फ इतना ही होता है, प्लीज़ हेल्प मी, तो भी रिपोर्टिंग बड़े आसानी से आप समझ जाते हैं, क्योंकि आप पहले ऐसा एग्जाम्पल कर चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाती, प्लीज़ को आप हटा देते, कंजंक्शन टू का प्रयोग करके सेंटेंस को लिख देते। लेकिन कुछ और वर्ड ऐड हो गए अधिक विनम्रता को शो करने के लिए, वुड यू प्लीज़। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा वुड यू प्लीज़ हट जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। सिर्फ आपको लिखना है हेल्प मी। तो जहाँ पर आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प, हेल्प, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प। मी को चेंज करना है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ आई है, मी यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप में है, तो सेम है, सेम पर्सन है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पर चेंज भी नहीं होगा, मी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि मी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट खुद फर्स्ट पर्सन में है, आई है, तो आई का मी होता ही है, तो इसलिए यहाँ पर आप मी लिख देंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन आपका चेंज हुआ। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी, कितना छोटा सा, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। तो मेरे लेक्चर की हेल्प से आप लोग और एग्जाम्पल्स अपने मॉडल पेपर्स से या ग्रामर बुक से या क्वेश्चन बुकलेट से वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आप करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो चेंज होते हैं, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपना जो कंपटीशन का लेवल है उसको बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।